हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। टॉपिक इंपॉर्टेंट है साथियों। टॉपिक ये है कि आज हम लोग ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर की क्लास आज नहीं लाया मैं क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्टैटिक भी पढ़ा जाए। तो ई गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी सवाल करता है ई गवर्नेंस के ऊपर में। तो ई गवर्नेंस की कैसे शुरुआत हुई, ई गवर्नेंस वर्तमान में भारत में क्या स्थिति पे काम कर रहा है, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो, और नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको समस्या कहाँ पर आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ई गवर्नेंस की पूरी कहानी। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। और ई गवर्नेंस तो आपका एक तरह से पेपर का विभाग है पूरे तरीके से। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। देखिए, डेफिनेशन से मीनिंग ही क्लियर है। ई गवर्नेंस, इसमें जो ई शब्द है ना साथियों, ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक। यानी हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है एआई, ठीक है। इस एआई को भैया क्या करो ना, इस एआई को जोड़ दो किसके साथ? गवर्नमेंट को। इस एआई को जोड़ दो गवर्नमेंट के साथ। इससे क्या फायदे होंगे? जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज मिल रही हैं वो डायरेक्टली पहुंच पाएगी एंड यूजर तक, एक्सचेंज कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को, ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सर्विसेज और इंफॉर्मेशन पोर्टल्स। ऐसे पोर्टल डेवलप कर पाएंगे जो एंड यूजर को सीधा फायदा पहुंचा रहा है। देखिए, आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है साथियों, और आप देख सकते हैं कि लगातार गले में थोड़ी दिक्कत चल रही है। जमकर ठंडा पिया है मैंने, ठीक है, संडे को, तो अब मुझे समस्या दे रहा है वो चीज, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो प्रीवियसली क्या चल रहा था ना कि गवर्नमेंट जो काम कर रही थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे काम कर रही है। और आज के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इतने तकनीक आप देख रहे हो डेवलप कर रहे हो, घर बैठे आप किसी से बात कर सकते हो, घर बैठे एक मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, सेकंड्स में आप मैसेज भेज सकते हो। मतलब घर बैठे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आज आपको फोन पे मिल जा रहा है। तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट भी इस्तेमाल में ना ले? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे आपका कोई कंप्लेन वगैरह हो गया, या जो कस्टमर के द्वारा, या इन द एंड यूजर आप कह सकते हो कि हम यहाँ कस्टमर वर्ड यूज नहीं करेंगे, बट सिटीजन्स के द्वारा जो भी एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से वो अपनाने में ले सकें। रीजंस मैंने बता दिया साथियों। रीजंस क्या है? रीजन ये है कि जो भारत के अंदर में गवर्नेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको इजी बनाता है ये ई गवर्नेंस। यहाँ एक व्यक्ति बैठा है, सरकार यहाँ बैठी है, सरकार डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती है एकमात्र पोर्टल के माध्यम से। यानी इस लोकल व्यक्ति की जो भी समस्या है सरकार उसको अपने डायरेक्टली सुन सकती है अपने रेडियल पोर्टल के माध्यम से और तमाम चीजों से। अच्छा, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में कि ये जो गवर्नेंस वर्ड है ना, ये कहां से आया भैया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि गवर्नेंस वर्ड का मतलब क्या होता है और ये शब्द आया कहां से है। इंक्रीज करना चाहती है सरकार सिटीजन्स का एक्सपेक्टेशंस, जो भी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को चुनने समय जो भी सिटीजन्स ने एक्सपेक्टेशंस रखे थे वो पूरे हो, इसके लिए भी ई गवर्नेंस को अपनाया गया है। ई गवर्नेंस को हम बहुत विभिन्न नाम से जानते हैं, जैसे ई एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर हम बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हो ई सर्विसेज। अब ई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, जैसा कि आप लैंड हेल्थ वगैरह जो रिकॉर्ड होता है ना, उनको भैया कंप्यूटराइज सिस्टम में रखिए। जो आप बड़े बड़े फाइल्स जमा करते हो उनको हटा के कॉम्पैक्ट कीजिए, डाटा को कहीं पे भी इजी एक्सेस हो सके ऐसा डाटा बनाइए। तो अगर ई एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का ई सर्विसेज भी है,
ई गवर्नेंस आपने पढ़ाई, ई डेमोक्रेसी, तो इसके विभिन्न प्रकार के नाम है, बट इन सब का काम एक ही है कि सरकार जो भी नीति अपनाती है वो एंड यूजर तक पहुंचे। अगर एंड यूजर को कोई भी समस्या आ रहा है, कोई भी हिंड्रेंस आ रहा है, तो ऐसे ग्रीवेंसेस रेडिसल पोर्टल्स बनाए जाएं ताकि जो एंड यूजर है वो सीधा कंप्लेन कर सके सरकार को। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1970s के अंदर में इसकी नींव रख दी गई थी ई गवर्नेंस की, लेकिन उस समय ई गवर्नेंस जैसा वर्ड कॉन्सेप्ट नहीं आया था। हुआ क्या था ना कि सरकार ये सोच रही थी ना कि हम कैसे ऑनलाइन जाएं, ठीक है, इंटरनेट का जमाना आ रहा है भैया, इंटरनेट आ रही है, कैसे हम इसकी शुरुआत करें। तो उस समय जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स था ना, उनको कनेक्ट कर दिया गया हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से। इससे क्या फायदा होता था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है किसी क्रिमिनल के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो वो डायरेक्टली सरकार यहाँ बैठ के किसी को भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती है। तो ऐसे ही करके डेवलप होने लगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डेवलप हुआ है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है साथियों? टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी सरकार का स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी है, वो सब सरकार एनालिसिस करे और उसके बाद सरकार एंड यूजर को फायदा पहुंचाए। फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई तो 1990 के समय, लेट अगर हम 1990 की बात करें, तब ये जो ई गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये डेवलप हो गया। विभिन्न देशों ने इसे अपना चुका था और उसके बाद एक मिनट, विभिन्न देशों ने इसे अपना चुका था और तब तक इंडिया ने भी इसे अपनाने के लिए 1970 के अंदर में नींव रख दी थी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें साथियों, तो ऑब्जेक्टिव्स ये है कि बेटर सर्विसेज दे पाए सिटीजन्स को, ट्रांसपेरेंसी ले पाए, अकाउंटेबिलिटी ले पाए, जिसकी गलती है वो पता चल सके, एम्पावर कर पाए पीपल को थ्रू इंफॉर्मेशंस, इंप्रूव कर पाए इफिशियंसी गवर्नमेंट का, सरकारें जो काम कर रही है, चाहे वो इंटर स्टेट काम कर रही हो या फिर सेंटर स्टेट काम कर रही हो, तो कैसे हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को कनेक्ट कर पाए। क्योंकि आप देखोगे ना, तो पहले क्या होता था, एक कंप्लेन लिखो भैया, उस कंप्लेन को लेके जाओ, फिर मशक्कत करो उस कंप्लेन को अप्रूवल कराने में, उसके बाद वो फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सरकार सुनेगी, फिर सुनवाई होगा, फिर धीरे 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 रिजॉल्व होगा। तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। इतने में तो कभी वो आदमी बचता भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि इतना बूढ़ा हो गया कि उसके पास कंप्लेन लिखा है तो उसने 18वें वर्ष में पूरा हो रहा है उसका 40वां वर्ष में, तो हो सकता है कि इतनी टाइम लग जाती थी पहले। आप नहीं जानते हो, बट सच में यही है कि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होता था। अगर आप पेरेंट्स से पूछोगे तो वो बताते हैं ये एक किसी चीज को ठीक कराने में, जैसे आप पहले लैंडलाइन का जो नंबर आता था ना, अगर वो डेड पर जाता था टेलीफोन वाला, तो भैया उसको ठीक कराने में ना बहुत मशक्कत पड़ना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पे सरकार ने ई गवर्नेंस को अपनाया ताकि हम यहाँ इफिशिएंसी ला पाए, डायरेक्ट कंप्लेन मेरे तक पहुंच सके, इंप्रूव कर सके बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को। अब ई गवर्नेंस के कितने टाइप्स हैं? पहला है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, हॉस्पिटल्स आ गए, एजुकेशन आ गया, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स आ गए। उसके बाद है G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें आपका वेरिफिकेशन आ गया, जैसे एक सरकार स्टेट में बैठी है भैया, स्टेट में जैसे विभिन्न स्टेट है, ठीक है, और एक जगह केंद्र है, तो केंद्र को किसी का डेटा चाहिए भैया, ये सिम किसके नाम पर है, एक तरह का क्राइम हुआ है, तो सरकार यहाँ डायरेक्ट मंगवा सकती है अपना डेटा, तो सेंटर मंगवा सकती है, चाहे वो राज्य के किसी भी कोने में वो व्यक्ति का सिम खुला हो। तो यहां से क्या हुआ, गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से यानी स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाई। उसके बाद आता है G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। सरकार क्या करना चाह रही है, ई टैक्सेशन पॉलिसीज ला रही है। सरकार क्या कर रही है, सिंगल विंडो सिस्टम कर रही है। भाई मुझे जगह जगह जाके साइन कराना पड़ता है ना, क्या करो भैया, सिंगल विंडो सिस्टम है, एक बार आइए, एक बार अप्रूवल लीजिए और बिजनेस खोल लीजिए। G2E हो गया गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप IAS ऑफिसर हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब समझिएगा, मत समझिएगा कि एम्प्लॉय का बात हो रहा है यहाँ पे। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स वगैरह हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो काम कर रही हैं सॉरी वो तो आपका G2B में आ गया। जैसे एम्प्लॉय में यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो भैया कनेक्ट कर सके सरकार की इंफॉर्मेशन तक, ताकि वो एंड यूजर को फायदा पहुंचा सके। 4 पिलर याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि टाइप्स ऑफ अगर ई गवर्नेंस की बात करें तो पहला है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, दूसरा है G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B और चौथा है G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। 4 पिलर की साथियों बात करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो लाइक करेंगे। 4 पिलर की पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये कर रहे हैं कि 5 स्टेज से हम लोग गुजारेंगे। कैसे भैया, पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, समस्या कहाँ आ रही है निकाल लीजिए, ठीक है। इंटरएक्शन, उस इंफॉर्मेशन पे क्या कीजिए,
उससे उसे छांटिए कि आपका किस तरह का प्रॉब्लम है। उसके बाद ट्रांजैक्शन कीजिए, इंफॉर्मेशन भेजिए जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, किसी स्टेट के अंदर में आ रहा है। फिर ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलाव कीजिए उस सिस्टम के अंदर में जो भी वहाँ समस्याएं हो रही हैं, और इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए। यहाँ पे मतलब है कि कोई भी ऐसा चीज जो उस चीज को रिड्रेसल को हैंडल कर सके, उस तरह का एक इंस्टीट्यूशन बैठा दीजिए ताकि जो लोग हैं उनको समस्या ना हो। तो इसके 5 स्टेज के अंदर में ई गवर्नेंस काम करता है। 4 पिलर मैंने बता दिए, याद रखिएगा। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, ये क्या है? 4 पीपल है ई गवर्नेंस के। डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें तो भारत ने बहुत सारे ऐसे अम्ब्रेला प्रोग्राम चला रखे हैं जिसके अंदर में बहुत सारे स्कीम्स आ रही हैं। आपको 1-2 स्कीम्स का नाम बताना है जो डिजिटल है। साथ ही साथ इसके लिए सरकार ने एक मिनिस्ट्री बैठाई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मेटी भी बोलते हैं। विजन क्या है? विजन एरिया क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन्स। दूसरा है गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, जैसा सरकार की जरूरत हो वैसा सर्विसेज और डिमांड पे पूरी हो सके। डिजिटल एम्पावरमेंट करना सिटीजन्स को, ये सब विजन एरिया है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी ऑब्जेक्टिव्स में बता दिया था आपको, सेम चीज रिपीटेड है यहाँ। इशू की बात करें अब क्या क्या दिक्कतें आएंगी? भैया दिक्कतें बहुत आएंगी सरकार के साथ। दिक्कतें क्या आएंगी? अगर हम इकोनॉमिकल इशू की बात करें तो कॉस्ट इसका ज्यादा आ सकता है, रीयूजेबल है कि नहीं पोर्टल्स वगैरह। उसके बाद इसकी मेंटेनेबिलिटी, यानी इसको कितना आप मेंटेन कर सकते हैं। सोशल इशू की बात करें तो लोग अवेयर नहीं है अभी ज्यादातर ई गवर्नेंस के बारे में, लोग के पास फोन नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है भैया, किसी को इंग्लिश का आता है, किसी को हिंदी आता है, किसी को तमिल आता है, किसी को तेलुगु आता है, विभिन्न भाषा रहती है भारत के अंदर में। तो यहाँ पे एक सोशल इशू आ सकता है कि सरकार जो पोर्टल अवेलेबल कराई है वो मात्र 2 भाषा में, एक हो इंग्लिश एक दूसरा हिंदी। अब उस व्यक्ति को ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है, तो भैया वो कैसे कनेक्ट करेगा? तो कुछ ना कुछ सोशल इशू है। टेक्निकल इशू क्या है? टेक्निकल इशू है सिक्योरिटी। अगर पोर्टल हैक हो जाता है तो प्राइवेसी भी लीक हो जाएगी, ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ई गवर्नेंस के कुछ इश्यूज हैं, याद रखिएगा, मैंने एक जगह रखे हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। तो एक बार मैं वापस से सब कुछ रिपीट कर देता हूं कि ई गवर्नेंस में जो ई शब्द है वो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, यानी हम क्या कर रहे हैं? सरकार को जोड़ रहे हैं एआई से। ठीक, रीजन क्या है? रीजन मैंने बता दिया कि भारत का गवर्नेंस सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी सिटीजन्स रह रहे हैं इंडिया के अंदर में, जो भी उनका एक्सपेक्टेशन है सरकार को लेके वो पूरा हो सके, इसीलिए उन्होंने ई गवर्नेंस को अपनाया। ई गवर्नेंस के बहुत सारे नाम हैं, जैसे ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस, ई डेमोक्रेसी। ओरिजिन 1970 में इसकी नींव रख दी गई थी और 1990 में जाके ई गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया था। ऑब्जेक्टिव है बेटर सर्विसेज पहुंचाना सिटीजन्स को और इंप्रूव करना इफिशियंसी गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर में। टाइप्स की बात करते हैं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर देता हूं यार। 1 2 3 ओके, स्क्रीनशॉट आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। तो टाइप्स क्या है? टाइप्स है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, दूसरा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस और चौथा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। 4 पिलर की बात करें तो पिलर है पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस। स्टेजेस की बात करें तो ये स्टेजेस का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। पहले इंफॉर्मेशन है, फिर इंटरेक्शन है, फिर ट्रांजैक्शन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। इश्यूज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ओके। तो आशा करता हूं यहां तक आपको ई गवर्नेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बट अगर आप जब तक टॉपिक्स को गो थ्रू नहीं करते हो तो आपको लगता है कि ये लेंदी है, बट लेंदी है नहीं। मैंने सब कुछ बता दिया इसमें, क्यों जरूरत था, क्या नाम है ई गवर्नेंस का, मैंने हिस्ट्री बता दी, मैंने ऑब्जेक्टिव्स बता दिया, मैंने टाइप्स बता दिया, पिलर्स बता दिया, स्टेजेस बता दिया, भारत कैसा परफॉर्म कर रहा है ई गवर्नेंस के अंदर में ये बता दिया, विजन एरिया बता दिया, इश्यूज बता दिया। तो आशा करता हूं कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए जम के मेहनत की है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती है, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।